हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट स्टडी 07 में। आज हम इतिहास पढ़ने वाले हैं, जो कि कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आपके एग्जाम आबरू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एक एजुकेटेड पर्सन बनना चाहते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन बनना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। दरअसल कुछ होता है, ऐसा होता क्या है कि कुछ लोग पढ़ते नहीं है लेकिन उनको जानकारी चाहिए होता है। तो अगर वो इतिहास की जानकारी लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बेनिफिट है, और जो खैर बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ही बेनिफिट। तो आज हम आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाने वाले हैं। सॉरी, इल्तुतमिश के बारे में तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन आज इल्तुतमिश के बच्चों के बारे में पढ़ाएंगे। और इल्तुतमिश ने ऐसा क्या कहा था कि हमारे मरने के बाद अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और ठीक है कौन बनेगा, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। इन्हीं सब बातों को आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं इसमें जो हम बताने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट, एक एक जो लफ्ज से जो निकली आवाज जो मेरी है, लफ्ज जो निकली है, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल सुनना पड़ेगा, क्योंकि है तो इम्पोर्टेंट। देखिए, हर चीज इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन उसको केयर करना बहुत जरूरी होता है। हर चीज इम्पोर्टेंट है, केयर करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कितना केयर कर पाते हैं, पढ़ना तो सब कुछ है, हम कितना एब्जर्व कर पाते हैं वो चीजें हमें जाननी जरूरी है। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम इल्तुतमिश का। हमने इस इल्तुतमिश के बारे में पूरा अच्छे से डिटेल दे दिया है पहले वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में, ठीक है। उसमें आपको ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब आप इल्तुतमिश का पहला वीडियो देखेंगे। इल्तुतमिश का लगभग 2 वीडियो है, ठीक है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको जाके वहां से देखना है। अब देखिएगा, देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप शुरू से चीजें देखेंगे ना, जो चीज उसको समझ में आएगा। अगर आप बीच में आके देखेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि कुछ चीजें समझ में आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं, वहीं से स्टार्ट कर दूं। देर आए लेकिन दुरुस्त आए, ये चीजें मैं वहीं से स्टार्ट कर दूंगा जहां से आप आएंगे, ठीक है। तो इल्तुतमिश के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इल्तुतमिश के बारे में क्या हुआ कि इसके पुत्र और पुत्री थे। कितने पुत्र और पुत्री? देखिए, पुत्र यानी कि 4 पुत्र हुआ करते थे उसके, इल्तुतमिश के 4 पुत्र और 1 पुत्री थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान नाम कब पड़ा, अब इन्हीं चीजों के बारे में हमें जानना है। अभी रजिया सुल्तान के बारे में तो फिलहाल नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं फिरोज शाह के बारे में पढ़ रहे हैं। फिरोज शाह के बारे में, फिरोज शाह के बाद ही आएंगी रजिया आपकी। कहा तो गया कि एक गाना सुना होगा कि आप लोगों ने गाना सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई। रियल में है वो गाना, रजिया गुंडों में फंस गई। रजिया वाकई में गुंडों के बीच में फंस जाती हैं, तभी वो मारी जाती हैं। इन्हीं सब बातों को अगर जानना है तो आपको एंड तक बने रहना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक इनका पुत्र रहता है। ऐबक नहीं बोलने का भाई, ऐबक बोल देंगे तो भाई ऐबक तो इल्तुतमिश का क्या था। अब इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था। ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अब देखिए, इल्तुतमिश ने अपने बेटे का नाम रखा था कुतुबुद्दीन, और एक और पुत्र था उसका जिसका नाम था फिरोज शाह, ठीक है। 2 पुत्र हो गए। तीसरे का नाम था नसरुद्दीन शाह। अब वो एक्टर को मत समझ लीजिएगा, यहाँ पे एक्टर नहीं है, यहाँ पे शासन करने वाला है, रूलर है, ठीक है। अब देखिएगा, चौथे पुत्र का नाम है मसूद, ध्यान दीजिएगा। अब कौन कौन, लेकिन देखिए एक चीज है कि पहले के जो राजा हुआ करते थे
वो ना एक एक पत्नी से दो दो तीन तीन चार चार पत्नी रखते थे, बहुत सारी पत्नियां रखते थे। अब जिस पे दिल आ गया उसको रख लेते थे। अब उन लोग का भाई बड़े लोग थे, तो आज भी ऐसा ही होता है कि जो बड़े लोग होते बाहर उनका चक्कर चलता रहता है, अंदर की बात अंदर ही है। अब उसको हम नहीं जानते हैं, हमको उसको नहीं पढ़ना है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो इल्तुतमिश की भी दो पत्नी थी। कितनी पत्नी थी? दो पत्नी थी। अब दोनों पत्नियों से दो दो बच्चे हुए थे, दो दो बच्चे हुए थे, दो दो पुत्र हुए थे। तो एक पुत्र का नाम कुतुबुद्दीन और दूसरे का नाम फिरोज शाह, तीसरे का नाम नसरुद्दीन शाह और मसूद शाह, ये चार हुए। और देखिए फिरोज शाह और नसरुद्दीन जो था, नासरुद्दीन, ये इल्तुतमिश के पहली बीबी जो कि शाह तुर्कान थी, उनके बेटे थे। समझ रहे हैं आप? इनके बेटे थे। और कुतुबुद्दीन और मसूद शाह ये तुर्कान खातून के बेटे थे। तुर्कान खातून भी जो थी, तुर्कान नहीं, हाँ तुर्कान खातून, ये भी इल्तुतमिश की दूसरी पत्नी थी। ध्यान दीजिएगा, ये इल्तुतमिश की दूसरी पत्नी थी। ठीक है। अब क्या हुआ कि इल्तुतमिश का एक बेटा जो था वो पहले ही देहांत कर गया था। वो कौन सा बेटा था भाई, इनको हम अभी उड़ा देते हैं। ये नासरुद्दीन जो थे, इनकी देहांत कब हुई थी? 1229 में शायद, हाँ 1229 में ये गए थे युद्ध में और उस टाइम ही इनको मार दिया गया था। तो ये तो पहले ही खत्म हो गए थे। लेकिन जानते हैं, आपको एक बात बता देते हैं, इल्तुतमिश जो था सबसे पहले ही उसने कह दिया था कि हमारे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी जो बनेगा नासरुद्दीन बनेगा। कौन बनेगा? नासरुद्दीन। बट संजोग ही खराब निकला, पिता से पहले बेटा ही एक्सपायर कर गया। अब है मौत है, कब किसको आ जाए कोई जानता नहीं है। तो ऐसे नसरुद्दीन वो भी पिता से पहले ही एक्सपायर कर गया। तो पिता की तो इच्छा, अब इच्छा ही रह गई। लेकिन उसने क्या किया, इल्तुतमिश ने सोच लिया था कि इल्तुतमिश की एक पुत्री भी थी जिसका नाम रजिया सुल्तान था। ठीक है। उसने अपने बेटे को, वो तो अपने बेटों के लग साथ रहता ही था, लेकिन वो साथ रहता था, जानता था कि कौन कितना योग्य है। तो बेटों में तो कोई नहीं दिखा उसको योग्य, लेकिन बेटी दिख गई, रजिया सुल्तान। अभी हम रजिया के बारे में नहीं पढ़ रहे, बस थोड़ी थोड़ी चीजें बता रहे। जब रजिया का पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे अगले वीडियो में, हम कोशिश करेंगे उसको बताने की। अभी हम फिरोज शाह के बारे में बता रहे हैं। तो देखिए रजिया को घोषित कर दिया गया था। घोषित किसने किया था? इल्तुतमिश ने बोला था कि मेरे मरने के बाद मेरा अगला उत्तराधिकारी रजिया बनेगी। लेकिन भाई इस बात का पता चल गया किसको? शाह तुर्कान को। शाह तुर्कान कौन? शाह तुर्कान फिरोज शाह और नासरुद्दीन की माता। अब देखिए शाह तुर्कान जो थी वो तो कहती थी कि भाई मेरा बेटा तो पहले ही एक गुजर गया, अब दूसरा बेटा जो है अब मैं उसको उत्तराधिकारी बनवाऊंगी। अब जिद पे अड़ गई फिरोज शाह। अब देखिए फिरोज शाह बनते कैसे हैं उत्तराधिकारी? इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बनते हैं आपके फिरोज शाह। बनते नहीं है, बनाया जाता है जबरदस्ती। जबरदस्ती कौन बनाता है? इनकी माँ। जब इनकी माँ शाह तुर्कान बोलती है कि दिल्ली का उत्तराधिकारी, दिल्ली का सुल्तान, अब दिल्ली की गद्दी संभालने वाला फिरोज शाह होगा। कौन होगा? फिरोज शाह। तो भाई फिरोज शाह तो गद्दी पे बैठ गया। फिरोज शाह गद्दी पे बैठ गया। अब दिल्ली में, दिल्ली की जो जनता थी वो क्या जानती थी कि अब इतना खतरनाक तो फिरोज शाह, अब उन लोगों को पता नहीं था कि फिरोज शाह इतना खतरनाक निकलेगा। हालांकि फिरोज शाह को कहा जाता है कि फिरोज शाह अयोग्य शासक था, अयोग्य शासक। लेकिन फिरोज शाह तो गद्दी पे बैठ ही गया। अब दिल्ली की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, मजबूरन था भाई, मजबूर में करती थी, सब एक्सेप्ट कर लिया। फिरोज शाह गद्दी पे बैठने के बाद
ये गद्दी को ये नहीं चलाता था, गद्दी को चलाती थी इसकी माँ शाह तुर्कान। अब देखिए शाह तुर्कान चलाती थी। अब वो जब चलाती थी तो अपने हिसाब से करती थी, देखो भाई उसको ये करना है, उसको वो करना है, सबको अपने मन के माफिक करती थी, मन के माफिक करती थी। फिरोज शाह नाम का एक कठपुतली होता था, ठीक है। जैसे कि कहा जाता है, मेरे हिसाब से तो नहीं लगता है, आज से 2014 की हम बात बता रहे हैं, 14 से पहले 13 कि उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो वो कांग्रेस के हुआ करते थे। जब वो कांग्रेस के हुआ करते थे तो कहा जाता है कि कांग्रेस के लोग, मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी ही देश को चलाते थे, वो नाम मात्र की कठपुतली थी, वो कुछ करते वर्ते नहीं थे। ऐसा तो है नहीं कि वो करते नहीं होंगे, भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, कहा जाता है कि करते नहीं थे, जैसे सोनिया गांधी बोलती थी और आपके राहुल गांधी जैसे जैसे बोलते थे वैसे करते थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी करके रखा है, राज्यसभा के वो सदस्य हैं, वो ऐसे ही प्रधानमंत्री नहीं बन गए, 2 बार बने, इकोनॉमिक्स के सबसे बेस्ट माने जाते हैं, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है और उनके पास बहुत सारी नॉलेज भी है, ठीक है। तब उनको प्रधानमंत्री चुना गया था, उनको हल्के में मत लीजिएगा। तो यहाँ पे उन सबको हम नहीं बात करना चाहते हैं, उन सब पे बात नहीं करना चाहते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो फिरोज शाह, अब जनता कबूल नहीं करती थी इनको, माता जो है क्रूरल, मतलब एकदम खतरनाक टाइप की शासकीय थी, माता जैसे बोलती थी फिरोज शाह से करता था। फिर हुआ क्या, दिल्ली की जनता एकदम परेशान होगी कि अब इसको हम लोगों को गद्दी से हटाना ही पड़ेगा। रजिया सुल्तान भी रहती थी, रजिया सुल्तान के भी ऊपर अत्याचार होते थे, रजिया सुल्तान देख नहीं पाती थी, दिल्ली के लोगों के भी ऊपर अत्याचार होता था, तो वो चाहती थी कि क्यों ना इन सब चीजों को बदल दिया जाए एकदम। तो अब देखिए क्या होता है अब आगे। फिरोज शाह का एक चचेरा भाई रहता है, चचेरा भाई रहता है अवध का, ठीक है। चचेरा भाई अवध का रहता है और अवध लगभग क्या वो यूपी का है। तो यूपी में उसने विद्रोह कर दिया। किसने विद्रोह कर दिया? फिरोज शाह का चचेरा भाई ने विद्रोह कर दिया। तो उस विद्रोह को रोकने के लिए भागे 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 गए फिरोज शाह। फिरोज शाह भागे भागे गए कि इस विद्रोह को दबाना चाहिए। फिरोज शाह ने सोचा कि इस विद्रोह को दबाना चाहिए, अगर ऐसा हम नहीं करते तो कहीं मेरी गद्दी चली जाएगी, कहीं ना मेरी गद्दी चली जाए। तो इस डर से वो गए यूपी। जब वो यूपी गए तो उसका फायदा, इनके जाने का फायदा रजिया सुल्तान ने, इनकी सिस्टर रजिया सुल्तान ने उठाया। अब देखिए उन्होंने कैसे उठाया। रजिया सुल्तान भागी भागी आई दिल्ली में तो रहती थी, लेकिन वो जहां पे जैसे कि अब इल्तुतमिश का एक अच्छा नियम था, वो ना हर शुक्रवार को क्या करता था, एक सम्मेलन टाइप करता था, जैसे कि मेला लगाता था, कह रहे हम एक प्रकार से मेला लगाता था। और जब वो मेला लगाता था, न्याय का मेला लगाता था, एक मिनट गर्मी हो रही है, वो न्याय का मेला लगाता था। न्याय का मतलब कि अभी जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, समस्या हो, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए इल्तुतमिश ने एक नियम और एक कानून लाया था, और वो कानून लगभग चलता ही चला गया। अब देखिए, अब उसको फॉलो, अब फिरोज शाह भी उसको फॉलो करता था, हर शुक्रवार को होता था सम्मेलन। तो रजिया सुल्तान भी उस शुक्रवार के सम्मेलन में गई, उस मेले में गई न्याय के लिए। और जब देखा कि बहुत ज्यादा ही भीड़ है, दिल्ली के लोग वहां पे बैठे हुए हैं, दिल्ली की जनता वहां पे न्याय के लिए बैठी हुई है, तो रजिया सुल्तान लाल कपड़े के पहनकर जाती है, लाल कपड़ा, लाल वस्त्र वो पहन के जाती है वहां पे। जब वो जाती है, भीड़ में बैठती है, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वो आखिर लाल ही कपड़ा क्यों पहन के जाती है? पीला भी पहन के जा सकती थी, काला भी पहन के जा सकती थी, एक्सेप्टर बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन इस लाल कपड़े का इतिहास में क्यों जिक्र है, ये भी जानने की जरूरत है हमें। लिखते हैं मिनहाज सिराज करके एक लेखक है, उन्होंने लिखा है कि
जब रजिया सुल्तान लाल कपड़े पहन के जाती है उस न्याय के दरबार में, तो लाल कपड़े का मतलब होता है कि न्याय का प्रतीक। अब वो समझिए एक प्रकार से कि जो भी लाल कपड़ा पहन के जाता था, अब उसको उसके ऊपर अत्याचार है, उसको न्याय चाहिए, इसलिए वो लाल कपड़ा पहन के जाता था। जब वो लाल कपड़ा पहन के गई तब उसने भीड़ में जोर से बोला। अब जनता सारी सुनने लगी। अब जनता में उन्होंने, रजिया सुल्तान ने सारी बातें अपनी रखी। अब वो बातें क्या क्या रखी कि बोली कि क्या आप चाहते हैं कि इल्तुतमिश की तरह न्याय मिले, इल्तुतमिश की तरह आप लोगों को सुख सुविधाएं मिले, आप चाहते हैं? तो भाई इल्तुतमिश अच्छा शासक था, ऐसा नहीं कि नहीं, अच्छा शासक था, वो इसलिए रजिया सुल्तान भी चाहती थी कि जैसे मेरे पिताजी करते थे वैसे मैं भी करूं। तो यही चीज रजिया सुल्तान ने दिल्ली के जो शुक्रवार का सम्मेलन था उसमें जाके बोली। दिल्ली की जनता पहले ही से फिरोज शाह पे खफा थी, क्योंकि फिरोज शाह तो नाम मात्र का शासक करने वाला था, असली शासक तो सातुरकान करती थी जो कि उनकी माता थी। अब वो चाहते थे, वहां की जनता चाहते थे कि अब तो इसको हटाना ही पड़ेगा। तो देखिए होता क्या, जब वो उसको हटाते हैं, अब हटाते कैसे? अब वहां की जो जनता रहती है, दिल्ली की जो जनता रहती है, वो कबूल कर लेती है कि अब हम लोग के सुल्तान रजिया सुल्तान होगी। कौन होगी? रजिया सुल्तान। रजिया को गद्दी पे, दिल्ली की गद्दी पे बैठा दिया जाता है, वो अगली सुल्तान हो जाती है। लेकिन जब फिरोज शाह को इस बात का पता चलता है, अब देखिए शाह तुर्कान का क्या होता है, शाह तुर्कान तो दिल्ली में रहती है। अब शाह तुर्कान का होता क्या है, वहां की जनता, जो दिल्ली की जनता थी, उसको बंदी बना लेती है। ठीक है, बंदी बना लेते हैं। अब बंदी बनाने के बाद जब पता चलता है फिरोज शाह को कि अरे मेरी माता को भी बंदी बना दिया गया और मैं यहाँ पे हूं और मेरी गद्दी चली गई, ये भागा भागा गया, अरे अब क्या हुआ, दिल्ली में तो मेरी गद्दी चली गई। रजिया के पास आया, बोला तुमने ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों लोगों के बीच में कहा, ऐसा क्यों किया तुमने? तो रजिया ने साफ साफ बोल दिया कि तुम शासक करने योग्य हो नहीं, तुम अयोग्य शासक हो, और तुम शासक कर नहीं रहे हो, तुम्हारी मम्मी कर रही है। फिर फिरोज शाह को भी रजिया सुल्तान ने बंदी बनाकर मार डाला, हत्या कर दिया। ठीक है, हत्या कर दिया, और शाह तुर्कान की भी हत्या हो गई। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ जाती है। ठीक है, हम इसको यहीं तक रहने देते हैं और आगे की, ये हम फिरोज शाह के बारे में इतना जान लिए। अब हम इसके अगले वीडियो में रजिया सुल्तान की, स्पेशल रजिया सुल्तान के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।